हेलो नमस्कार दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल इंडिया एग्जाम में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। और दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि इंडिया एग्जाम अ पार्ट ऑफ यस कॉमर्स क्लासेस और हाल ही में हमारे साथ आरओ एकेडमी भी जुड़ चुके हैं, जो कि बहुत ही बेहतरीन कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करवाते हैं। तो दोस्तों, आज का हमारा सेशन है इकोनॉमिक 2 की पार्ट 1 कल रिलीज़ किया गया था, जो कि आपने पढ़ ही लिया होगा और बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन थे। टॉप 15 क्वेश्चन थे और आज भी टॉप 15 क्वेश्चन लाए जाएंगे। और कल एक क्वेश्चन भी पूछा गया था जिसका आंसर आपको नीचे कमेंट बॉक्स में देना था और आज उसका आंसर भी यहाँ पे बताया जाएगा। साथ ही दोस्तों, मैं चाहूँगा कि अगर हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि हमारे लेटेस्ट वर्जन अपडेट वीडियो आपको मिलते रहें। तो दोस्तों, कल 15 तक क्वेश्चन बताया गया था। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है कि अर्थशास्त्र में किस प्रकार की रीति का सबसे महत्वपूर्ण स्थान है। दोस्तों, क्वेश्चन को आराम से पढ़िए, ध्यान से पढ़िए, आंसर इसी में छिपा हुआ है। अर्थशास्त्र में किस प्रकार की रीति का सबसे महत्वपूर्ण स्थान है। दोस्तों, अब इसमें पूछ रहा है अर्थशास्त्र के बारे में। तो अर्थशास्त्र के बारे में जब भी पूछे तो यहाँ से एक ट्रिक लगा सकते हैं। अर्थशास्त्र जुड़ा हुआ है आर्थिक से, जी हाँ, तो इसका आंसर भी हो जाएगा आर्थिक, यानी कि अर्थशास्त्र में किस प्रकार की रीति का सबसे महत्वपूर्ण स्थान है, तो आंसर हो जाएगा आर्थिक। चलिए हमारे अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। साथ ही दोस्तों, मैं बता दूं कि इसका पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन के लिंक में मिल जाएगा, जहां से आप इंडिया एग्जाम से डाउनलोड कर सकते हैं। दोस्तों, हमारा अगला क्वेश्चन है कि सर्वप्रथम आर्थिक व्यवहार के किसी महत्वपूर्ण पहलू के संबंध में। जी हाँ दोस्तों, क्वेश्चन है कि सर्वप्रथम आर्थिक व्यवहार के किसी महत्वपूर्ण पहलू के संबंध में आंसर क्या होगा। आपको 5 सेकंड का टाइम दिया जाता है, जल्दी से बताइए। दोस्तों, इस क्वेश्चन का आंसर होगा आंसर नंबर ए, मान्यता स्थापित की जाती है। जी हाँ दोस्तों, इस क्वेश्चन को आपको याद करना पड़ेगा। सर्वप्रथम आर्थिक व्यवहार के किसी महत्वपूर्ण पहलू के संबंध में मान्यताएं स्थापित की जाती है। दोस्तों, हर बार की तरह क्वेश्चन हम बहुत ही इंपॉर्टेंट लेके आए हैं और बता दें कि ये क्वेश्चन 2017 में आ चुका है। चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन पे। दोस्तों, हमारा अगला क्वेश्चन है कि अनुभव प्रणाली अथवा आगमन प्रणाली को अन्य शास्त्रियों में क्या कहा जाता है। दोस्तों, क्वेश्चन बहुत ही मज़ेदार है। अनुभव प्रणाली अथवा आगमन प्रणाली को अन्य शास्त्रियों में क्या कहा जाता है। दोस्तों, जब भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए अनुभव प्रणाली और आगमन प्रणाली के बारे में, तो ऐतिहासिक प्रणाली, प्रायोगिक प्रणाली और वास्तविक प्रणाली, ये सभी हो जाएंगे, यानी कि आंसर नंबर डी हो जाएगा उपरोक्त सभी। दोस्तों, बता दें कि ये पिछले साल ही डीडीयू एंट्रेंस एग्जाम में आ चुका है क्वेश्चन। दोस्तों, आई होप आपको क्वेश्चन करने में मज़ा आ रहा होगा। साथ ही साथ आप भी क्वेश्चन लगाते रहिए ताकि आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकें और वीडियो को लाइक करना तो बिल्कुल ना भूलें। दोस्तों, हमारा अगला क्वेश्चन है कि आगमन प्रणाली का महत्वपूर्ण लेखा जोखा निम्न में से किस पर आधारित होता है। दोस्तों, क्वेश्चन को हर बार कर रहा हूँ, आराम से पढ़िए, जरूर आंसर निकले। लिखा है कि निगमन प्रणाली का पूर्ण लेखा जोखा निम्न में से किस पर आधारित होता है। दोस्तों, बताइए जल्दी से। लेखा जोखा यानी कि मान लिया आप किसी कंपनी में जॉब कर रहे हैं, जॉब करने के बाद आपको क्या मिलता है। आप उस कंपनी से अगर 1 साल बाद, 2 साल बाद या फिर 6 महीने में ही छोड़ देते हैं, आप दूसरी कंपनी में जाएंगे तो वो कंपनी आपसे क्या मांगेंगे, एक्सपीरियंस मांगेंगे, यानी कि अनुभव मांगेंगे। और अनुभव से ही बनता है अनुमान, यानी कि अनुमानों। यहाँ पे आंसर हो जाएगा अनुमानों। अनुभव से अनुमान बना सकते हैं, जो कि दोनों एक ही होता है। पता चलेगा आप कितनी कंपनी में किस क्या किए हैं, कितना आपको अनुभव है, कितना अनुमान है। तो आई होप ये ट्रिक आपके लिए काम आ रही होगी। चलते हैं हम अगले क्वेश्चन पे। दोस्तों, हमारा अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से किस प्रणाली की सहायता से आर्थिक सिद्धांतों की रचना नहीं की जा सकती है। दोस्तों, क्वेश्चन को आराम से पढ़िए। लिखा निम्न में से किस प्रणाली की सहायता से आर्थिक सिद्धांतों की रचना नहीं की जा सकती है। जल्दी से बताइए दोस्तों, इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर बिल्कुल सही आप अनुमान लगा रहे हैं, आंसर नंबर सी, निगमन प्रणाली। जी हाँ दोस्तों, निगमन प्रणाली इसका आंसर हो जाएगा। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। दोस्तों, हमारा अगला क्वेश्चन है कि मनुष्य को आवश्यकता की तीव्रता की दृष्टि से निम्न में से किसके मध्य चुनाव करना पड़ता है। दोस्तों, क्वेश्चन है मनुष्य को आवश्यकता की तीव्रता की दृष्टि से निम्न में से किसके मध्य चुनाव करना पड़ता है। तो दोस्तों, अगर यहाँ पे बात की जाए आवश्यकता की तीव्रता, तो जाहिर सी बात है कि यहाँ पे आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, आवश्यकताओं के। जी हाँ दोस्तों, आवश्यकता की तीव्रता की दृष्टि से आवश्यकताओं के मध्य चुनाव किया जा सकता है। जी हाँ दोस्तों, तो आवश्यकता की तीव्रता जब भी पूछे तो आवश्यकताओं के ऐसे सीधे ट्रिक बन जाता है। बनता क्या, सीधे आंसर पता चल जाएगा आवश्यकताओं को पढ़ने से ही। हमारे अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। दोस्तों, हमारा अगला क्वेश्चन है कि व्यक्ति के साधन उनकी आवश्यकताओं की तुलना में सीमित होते हैं। यह कथन किसका है। आई होप दोस्तों ये आप ज़रूर बता देंगे, क्योंकि क्वेश्चन ही बहुत ही आसान है। कल की डेट में मैंने जो क्वेश्चन बताए थे आपको, उसमें भी इस प्रोफेसर का नाम लिया गया था।
कई बार लिया गया था और जो कि इसमें भी दिखाया जा रहा है। तो आई होप आप समझ गए होंगे कि व्यक्ति के साधन उसकी आवश्यकताओं की तुलना में सीमित होती है। यह कथन किसके द्वारा कहा गया है? बिल्कुल सही आपका आंसर है प्रोफेसर रॉबिन्स का। रॉबिन्स की महत्ता अर्थशास्त्र में यानी कि इकोनॉमी में बहुत ही ज़्यादा है। जब आप इकोनॉमिक पढ़ते हैं तो उसमें 17% तो लेख रहते हैं रॉबिन्स के द्वारा। दोस्तों क्वेश्चन के बारे में जितना से अधिक पता है मैं आपको बता रहा हूँ। बाकी अधिक से अधिक दोस्तों बताया जा सकता है जीएस में, जीके में और करंट अफेयर्स में। इसमें जो क्वेश्चन बनते हैं मैं आपको दोस्तों बताते जा रहा हूँ। और ये क्वेश्चन बताना मैं भूल गया, ये 22 और 21 क्वेश्चन 2018 में आ चुके हैं बीएचयू और इलाहाबाद के एंट्रेंस एग्जाम में। तो दोस्तों इस क्वेश्चन को जरूर याद रखें। चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन पे। दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है कि किसी भी व्यक्ति की आवश्यकताएं नहीं होती हैं। दोस्तों क्वेश्चन को एकदम आराम से पढ़िए, जरूर आंसर मिलेगा। लिखा है किसी भी व्यक्ति की आवश्यकताएं की नहीं होती है। तो दोस्तों जल्दी से बताइए इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा समान महत्व। जी हाँ दोस्तों, किसी भी व्यक्ति की आवश्यकताएं समान महत्व की नहीं होती है। अगर किसी भी व्यक्ति की आवश्यकताओं की बात की जाए तो हमेशा अधिक ही रहेंगी या फिर निश्चित रहेंगी, और न्यूनतम तो कोई सवाल ही नहीं है। और यहाँ पे पूछ रहे नहीं होती हैं तो समान नहीं होती हैं, बिल्कुल यहाँ पे आंसर मार सकते हैं। आंसर नंबर सी। दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है कि लक्ष्यों तथा उसके सीमित एवं वैकल्पिक उपयोगों वाले साधनों के परस्पर संबंधों के रूप में मानव व्यवहार का अध्ययन किया जाता है। यह कथन किसका है? दोस्तों मैं 100% श्योर हूँ कि आप इसका आंसर अभी के अभी, मुझे पढ़ने के पहले ही आपने बता दिया आंसर। मैं जानता हूँ आपको आंसर पता है। मैंने अभी बताया कि 17% बस इकोनॉमिक में किसका हाथ है? तो रॉबिन्स का है। और इसका आंसर भी क्या है? रॉबिन्स। अभी तक जितने भी क्वेश्चन आए हैं सारे के सारे रॉबिन्स के बारे में ही आए हैं, और ये 2014 में क्वेश्चन आ चुका है। दोस्तों क्वेश्चन मैं बोल रहा हूँ सारे के सारे इंपॉर्टेंट है, और यहाँ पे आपको जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है सिर्फ वही क्वेश्चन बताए जाएंगे जो कि बिल्कुल आने की संभावना है। दोस्तों साथ ही साथ वीडियो को लाइक करते रहें, सब्सक्राइब करते रहें। चलिए चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन पे। हमारा अगला क्वेश्चन है कि चुनाव की समस्या में कौन सा घटक सम्मिलित है? दोस्तों क्वेश्चन दिया है कि चुनाव की समस्या में कौन सा घटक सम्मिलित है। दोस्तों यहाँ पे सीमित साधन और सीमित आवश्यकताएं दिया है, और दोस्तों सी और डी ऑप्शन यहाँ पे दिए हुए हैं। यहाँ पे दिया हुआ है साधनों के वैकल्पिक प्रयोग उपरोक्त सभी। दोस्तों मैं आंसर क्वेश्चन एक बार और पढ़ा देता हूँ। दोस्तों क्वेश्चन है कि चुनाव की समस्या में कौन सा घटक सम्मिलित है? तो दोस्तों यहाँ पे सीमित साधन, असीमित आवश्यकताएं और साधनों के वैकल्पिक प्रयोग, यानी कि इसमें से उपरोक्त सभी। आंसर नंबर डी यहाँ पे हो जाएगा, उपरोक्त सभी की आवश्यकता होती है। दोस्तों हमारे अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है एन एसे ऑन द नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ इकोनॉमिक साइंस के लेखक हैं। दोस्तों क्वेश्चन को आराम से पढ़िए हमेशा की तरह। एन एसे ऑन द नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ इकोनॉमिक साइंस के लेखक हैं। आई होप दोस्तों आप इसका आंसर जानते हैं, और आंसर क्या होगा? बिल्कुल बिल्कुल प्रोफेसर रॉबिन्स। रॉबिन्स यार छा गए हर जगह, जहाँ देखो तहाँ रॉबिन्स का नाम, और रॉबिन्स की ही लेखक है। जहाँ पे भाई अकॉर्डिंग टू आ गया, जहाँ पे अकॉर्डिंग टू आ गया, जहाँ पे बुक आ गया, हर जगह रॉबिन्स। आपको आंख बंद करके सीधे रॉबिन्स पे मार देना है तुक्का। दोस्तों वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगता है, और आपके लिए ही बना रहे हैं, तो वीडियो को जरूर से जरूर शेयर करें। चलते हैं हम अगले क्वेश्चन पे। दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है कि मांग का महत्वपूर्ण तत्व कौन सा है? दोस्तों मांग का महत्वपूर्ण तत्व कौन सा है? दोस्तों ऑप्शंस आराम से पढ़िए। आवश्यक अथवा प्रभावी इच्छा, निश्चित कीमत, निश्चित समय अवधि, उपरोक्त में से सभी। दोस्तों जब मांग की बात की जाए, मांग का महत्वपूर्ण तत्व है, तो यहाँ पे आंसर आपको सीधे उपरोक्त सभी मार देना है, क्योंकि आवश्यक और प्रभावी इच्छा उसमें रहेगी, निश्चित कीमत भी रहेगी और निश्चित समय अवधि भी रहेगी। अगला क्वेश्चन है कि व्युत्पन्न मांग कहा जाता है, यानी कि डिराइव डिमांड कहा जाता है। दोस्तों क्वेश्चन पढ़िए, व्युत्पन्न मांग कहा जाता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? जल्दी से बताइए आप। व्युत्पन्न मांग कब उत्पन्न होता है? जब एक वस्तु की मांग स्वतः दूसरी वस्तु की मांग को जन्म दे, यानी कि आंसर नंबर बी। जब एक वस्तु की मांग स्वतः दूसरी वस्तु की मांग को जन्म दे, तब होता है व्युत्पन्न मांग। जैसे दोस्तों यहाँ पे मैं सबसे आसान ट्रिक आपको बताऊंगा, जो इसमें आपको हंसी भी आएगी, लेकिन दोस्तों पढ़ने के साथ हंसी भी जो होता है। जैसे कि मान लो आप जा रहे हैं समोसा खरीद रहे हैं, अब समोसा के साथ क्या चाहिए आपको? चटनी चाहिए, तीखी चाहिए या मीठी चाहिए। ठीक उसी तरह यहाँ पे जब एक वस्तु की मांग यानी कि समोसा अगर दूसरी वस्तु की मांग को जन्म दे, यानी कि समोसे की चटनी को जन्म दे,
जी हाँ दोस्तों, मज़ेदार क्वेश्चन है ना, बिल्कुल कॉमेडी के साथ पढ़िए, अच्छे से पढ़िए, मज़ा आएगा। दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है कि मांग के नियम के संबंध में निम्न में से कौन सा अपवाद नहीं है। दोस्तों हमेशा की तरह मैं बोलूँगा कि क्वेश्चन को आराम से पढ़िए आप। मांग के नियम के संबंध में निम्न में से कौन सा अपवाद नहीं है। दोस्तों आई होप आपको क्वेश्चन करने में मज़ा आ रहा होगा। आप भी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि कितने क्वेश्चन आपके सही हुए। इसका आंसर क्या होगा, जल्दी से जल्दी आप हमें बताइए कि मांग के नियम के संबंध में निम्न में से कौन सा अपवाद नहीं है। तो दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन हो जाएगा, आंसर हो जाएगा सीमांत उपयोगिता नियम की क्रियाशीलता आएगा। यानी कि जब भी क्वेश्चन पूछे मांग के नियम के संबंध में निम्न में से कौन सा अपवाद नहीं है, तो सीमांत उपयोगिता नियम की क्रियाशीलता। चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन पे। दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है कि मांग वृक्क का ढाल है। जी हाँ दोस्तों, मांग वृक्क का ढाल है। इसका आंसर क्या होगा, जल्दी से बताइए आप हमें। तो इसका आंसर हो जाएगा धनात्मक एवं ऋणात्मक दोनों हो सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, मांग की कोई भी सीमा नहीं है, वो अधिक भी हो सकता है, कम भी हो सकता है, यानी कि धनात्मक और ऋणात्मक दोनों हो सकते हैं। आई होप दोस्तों आप लोग को मज़ा आ रहा होगा। चलिए चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन पे। दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है कि कुछ घटिया वस्तुओं की कीमत गिराने पर प्रायः उनकी मांग बढ़ने की बजाय घटती है, इसका कारण है। जी हाँ दोस्तों बताइए, बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है कि कुछ घटिया वस्तुओं की कीमत गिरने पर प्रायः उनकी मांग बढ़ने की बजाय घटती है, इसका कारण क्या है। दोस्तों जल्दी से बताइए इसका आंसर क्या होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा गिफिन का विरोधाभास। जी हाँ दोस्तों, गिफिन का विरोधाभास। जैसे कि मान लो दोस्तों कोई वस्तु है, घटिया है, लोग उसे उतना पसंद नहीं करते हैं, और उसकी अचानक अगर प्राइस कम हो जाए तो लोग क्या करेंगे, अधिक से अधिक खरीदेंगे? नहीं दोस्तों, वो पहले से ही घटिया है, लोग ये समझेंगे कि उसका रेट अचानक कम क्यों हुआ, लोग डर जाएंगे, और डरने के बजाय, डरने से वो कम ज़्यादा खरीदने के बजाय बहुत ही कम खरीदेंगे, यानी कि खरीदेंगे ही नहीं, जिसका कारण है गिफिन का विरोधाभास बोल सकते हैं उसको। चलते हैं हमारे अगले और लास्ट क्वेश्चन पे। दोस्तों हमारा अगला और मज़ेदार क्वेश्चन है कि मांग का नियम किस प्रकार का कथन है। दोस्तों क्वेश्चन बहुत ही मज़ेदार है कि मांग का नियम किस प्रकार का कथन है। दोस्तों ये क्वेश्चन बहुत ही आसान है, जल्दी से बताइए आप हमें, जल्दी से बताइए। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा परिमाणात्मक। जी हाँ दोस्तों, इसका आंसर ऐसा क्यों होगा, क्योंकि मान लीजिए दोस्तों कोई आप वस्तु खरीद रहे हैं और उसका फीडबैक आप अच्छे से दे रहे हैं कि हाँ ये वस्तु हमें बहुत पसंद आई, तो उस वजह से उस वस्तु की और ज़्यादा मांग की जाती है। जब वस्तु अच्छी है, यूज़ किया जाता है, यूज़ करने में सही है, तो उस वस्तु की मार्केट में और वैल्यू बढ़ जाती है। आई होप दोस्तों आपको इस क्वेश्चन में बहुत ही मज़ा आया होगा। तो आज का इकोनॉमिक सेशन यहीं पे ख़त्म होता है। दोस्तों हमारा आपसे पूछा गया क्वेश्चन था कि निगमन प्रणाली को निम्न में से किस नाम से पुकारते हैं। दोस्तों आंसर बहुत ही आसान था, निगमन प्रणाली को निम्न में से किस नाम से पुकारते हैं। तो आंसर था इसका उपरोक्त सभी, यानी कि विश्लेषण रीति, अमूर्त रीति और काल्पनिक रीति। हमेशा की तरह दोस्तों आप क्वेश्चन का जवाब देते रहिए और क्वेश्चन को बेहतरीन तरीके से पढ़िए, जैसे मैं बता रहा हूँ वैसे ट्रिक के साथ भी पढ़िए, कुछ याद भी करिए। दोस्तों क्वेश्चन हमेशा की तरह बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और साथ ही साथ हमेशा की तरह आप हमें फॉलो कर सकते हैं इंडिया एग्जाम पे, यानी कि फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे और अदर मीडिया साइट्स पे। मैं धन्यवाद करना चाहूँगा यस कॉमर्स क्लासेस गोरखपुर और आरओ एकेडमी को, जिन्होंने हमें सेवा करने का अवसर दिया है। साथ ही साथ दोस्तों अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, ताकि हमारे लेटेस्ट वर्जन वीडियो आपको मिलते रहें। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।